हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र फर्स्ट में सामाजिकरण की प्रक्रिया की हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम इस प्रक्रिया से संबंधित एक अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य की ऐसी कौन सी जैविक विशेषताएं हैं जिसके कारण उसका सामाजिकरण होता है। मतलब ये कि पूरे विश्व में, इस सृष्टि में मानव ऐसा प्राणी है जिसका सामाजिकरण होता है। बाकी जो प्राणी हैं उनका सामाजिकरण नहीं होता। तो जिन विद्वानों ने इस विषय पर विचार प्रकट किए हैं, उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मनुष्य में कुछ विशिष्ट जैविक गुण होते हैं और इनके कारण ही उसका सामाजिकरण होता है। और इस दृष्टि से हम देखेंगे कि ब्रूम और सेल्जनिक, उन्होंने कुछ ऐसे जैविक आधार बताए हैं सामाजिकरण के, जिनकी वजह से मनुष्य का या मानव प्राणी का सामाजिकरण होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सामाजिकरण के जैविक आधार। और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो ये समाज को सीखने की प्रक्रिया है, इसके तरीके क्या होते हैं। यानी एक शिशु जब समाज को सीखता है तो वो किस तरह से मूल्यों को, व्यवहार प्रतिमानों को आंतरिकृत करता है, उसको अपने व्यवहार का अंग बनाता है। सामाजिकरण के जो जैविक आधार हैं, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं मूल प्रवृत्तियों या सहज प्रवृत्तियों में कमी। तो सेल्जनिक का ये मानना है कि जो इंस्टिंक्ट्स होती है, इंस्टिंक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं कि जितने प्राणी होते हैं उनमें कुछ जन्मजात स्वाभाविक वृत्तियां होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद इत्यादि हम कहते हैं। तो ये सब क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जो हर प्राणी में होती है, जितने भी जीव हैं, ठीक है ना। अब ये सेल्जनी का कहना है कि ये जो सहज प्रवृत्तियां हैं ये सभी में होती है, मनुष्य में भी होती है। और इन सहज मूल प्रवृत्तियों का या इंस्टिंक्ट्स का सामाजिकरण के साथ बहुत बड़ा संबंध है। बाकी अन्य जो प्राणी होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये अपनी मूल प्रवृत्ति से ही चलते हैं, उनका पूरा जीवन इंस्टिंक्ट से निर्धारित होता है। लेकिन मानव में ये योग्यता होती है कि वो अपनी मूल प्रवृत्तियों को संस्कारित कर सकता है, वो उसको संशोधित कर सकता है या अपनी मूल प्रवृत्तियों के इतर भी अपने व्यवहार को संचालित कर सकता है। तो सामाजिकरण एक तरह से क्या है, अपनी मूल प्रवृत्तियों को मैनेज करना। मनुष्य भी भोजन करता है, अन्य प्राणी भी भोजन करते हैं, लेकिन जिस तरह से अन्य प्राणी भोजन करते हैं मानव उस तरह से भोजन नहीं करता, ठीक है ना। तो ये जो तरीका है, यानी आप देखेंगे कि प्रकृति से जो कुछ भी रॉ मटेरियल हमें मिलता है, मनुष्य में ये गुण है, ये उसकी विशेषता है या कुशलता है कि वो उस वस्तु को रूपांतरित करके और यूज करता है। तो हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, मूल प्रवृत्तियों को संशोधित करना, उसको विकसित करना। तो जो संस्कृति है ये चूंकि मनुष्य की विशेषता है, मानव समाज की विशेषता है, इसलिए ये संभव इसलिए होता है कि जैविक दृष्टि से मानव की विशेषता ये है कि वो अपनी इंस्टिंक्ट के आधार पर ही नहीं चलता, उसका व्यवहार इंस्टिंक्ट से संचालित होता है, लेकिन वो उसको मैनेज कर सकता है, उसको व्यवस्थित कर सकता है, उसको रूपांतरित कर सकता है या उसको संशोधित कर सकता है। तो इसलिए ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य पर कम अधिकार रख सकती, मनुष्य उनको नियंत्रित कर सकता है।
एक बात तो हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो मानव है उसकी अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं हैं। अंतःक्रियात्मक आवश्यकता का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्यों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, वो चाहता है सामूहिकता, ठीक है ना। तो जैसे मनुष्य एक जैविक प्राणी है, उसी तरह से उसकी ये विशेषता भी है कि वो समूह में रहना पसंद करता है। और जब भी समूह में रहना पसंद करता है कोई भी प्राणी, तो उसको समूह की एक नैतिकता, एक व्यवहार का तरीका या उसकी एक व्यवस्था विकसित करनी ही पड़ती है। तो चूंकि अंतःक्रियात्मक आवश्यकता यानी एक दूसरे के साथ मिलना, संपर्क रखना, ये भी मनुष्य की एक जैविक विशेषता है। तो इस जैविक विशेषता के कारण ही, इस अंतःक्रिया की आवश्यकता के कारण ही वो समाज को सीखता है, समाज की उसको ज़रूरत पड़ती है, अन्य की ज़रूरत पड़ती है, और उस अन्य की ज़रूरत के लिए उसको समाज या संस्कृति का निर्माण करना पड़ता है, व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। तो सामाजिकरण की दूसरी विशेषता क्या हुई कि मनुष्य अंतःक्रियात्मक दृष्टि से वो अन्य के साथ संपर्क करना, जुड़ना, संचार करना पसंद करता है। तीसरी बात यह है बाल्यावस्था की निर्भरता। और बाल्यावस्था की निर्भरता का मतलब क्या हुआ कि मानव शिशु की एक कमजोरी कहिए या उसकी एक जैविक विशेषता ये है कि जन्म लेते ही वो स्वनिर्भर नहीं होता, वो अन्य पर निर्भर रहता है। एक मानव शिशु का जब जन्म होता है तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पलेस होता है। वो अपनी जितनी भी जैविक आवश्यकताएं हैं, अपने जीवित रहने के लिए जो जो उसकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। न वो चल सकता है, न फिर सकता है, न खुद खा सकता है, न पी सकता है, न बोल सकता है। तो वो उसको अन्य की सहायता की ज़रूरत है। और वो अन्य क्या है? जो उस दूसरी एजेंसीज हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे समूह हैं। तो इसलिए जब तक वो ये क्षमता विकसित नहीं कर लेता कि वो स्वयं अपने पांवों पर खड़ा हो सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तब तक उसको अन्य या दूसरे रूप में हम कहें समाज की ज़रूरत पड़ती है। और जब समाज की ज़रूरत है, वो समाज पर निर्भर है, तो उसको उस समाज के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा और उसके तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं सीखने की क्षमता। हम देखते हैं कि मनुष्य की भी कि ये एक विशेषता है, चाहे उसके मस्तिष्क की बात कहें, जैव की विशेषता की बात कहें, उसका मस्तिष्क इतना विकसित होता है कि वो सीख सकता है, वो आविष्कार कर सकता है, वो प्रतीकों की रचना कर सकता है, शब्द बना सकता है, अपनी बात अन्य को कह सकता है। और जो कुछ इस ब्रह्मांड में घटनाएं घटित होती है, उनके पीछे छुपे हुए सिद्धांतों को भी जान सकता है। तो ये जो उसकी सीखने की, समझने की क्षमता है, ये जो उसकी प्रतिभा है, ये उसकी जो प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा उसको समाज को सीखने में मदद करती है। अगर ये क्षमता नहीं होती तो समाज वो अन्य जीवों की तरह ही रहता। तो सीखने की क्षमता, मनुष्य की जो क्षमता है, उसकी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण वो अपने आप को सामाजिकृत कर सकता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज। मनुष्य क्योंकि प्रतीकों की रचना कर सकता है। भाषा क्या है? भाषा में क्या होता है? हम सिंबल्स यूज करते हैं, चिन्ह बनाते हैं, जो ध्वनि हम निकालते हैं उस ध्वनि को हम लिख करके लिपि के माध्यम से व्यक्त करते हैं, या उसको अलग अलग ध्वनियों को का स्ट्रक्चर बना करके हम शब्द निर्माण करते हैं और किसी वस्तु विशेष के लिए उसको नियत कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं कि जब भी हमें ये कहना होगा उसका ये अर्थ निकलेगा। तो भाषा क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का एक संयोजन है और उसका एक अर्थ निर्धारित है। अब ये जो भाषा के अर्थ हैं, ये किसी व्यक्ति के नहीं होते, ये पूरे समाज के होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति एक शब्द का जो अर्थ लगाता है, वो अर्थ
संचारित होता है, कम्युनिकेट होता है लैंग्वेज के माध्यम से, और दूसरे लोग भी उसके माध्यम से ही ये जान पाते हैं कि क्या कहा जा रहा है और उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन ये जो भाषा हम सभी यूज़ करते हैं, और इतनी विकसित भाषाएं हैं, इतनी सिर्फ बोलियां ही नहीं, उसकी स्क्रिप्ट भी है, लिपि भी है, हम लिख करके भी और उस ज्ञान को संचित भी कर सकते हैं। तो ये जो भाषा सीखने की योग्यता, भाषा का निर्माण करने की, भाषा की संरचना बनाने की क्षमता, ये क्षमता चाहे शरीर से संबंधित है, चाहे मस्तिष्क से संबंधित है, ये सिर्फ मनुष्य की ही विशेषता है। इसलिए सामाजिकरण उसका आसान होता है, वो समाज को सीख सकता है, समाज का निर्माण कर सकता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सामाजिकरण की प्रक्रिया के कुछ जैविक आधार हैं, और उन जैविक आधारों का संबंध मानव जाति से है या मनुष्य नाम के प्राणी से है। अब हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि सामाजिकरण के तरीके क्या हैं, कि जब भी एक शिशु जन्म लेता है, उसके बाद जब वो समाज को सीखता है तो सीखता कैसे, उसको कैसे उसका अर्थ पता चलता है। तो हम देखते हैं 2-3 बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है सीखने में। और आप सभी जो विद्यार्थी हैं, या हम सभी जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं कि कहीं कहीं हमने भी देखा होगा, और हम स्वयं भी इन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो छोटा शिशु होता है, वो जब भी कुछ सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, बड़ों की नकल करता है या अन्य की नकल करता है, इमिटेशन। अब वो इमिटेशन चाहे भाषा को सीखने में हो, चाहे भूमिकाओं को सीखने में हो। बच्चे जब सीखते हैं तो आपने देखा होगा वो रोल प्लेइंग करते हैं, ठीक है ना, भूमिकाओं को सीखते हैं खिलौनों के माध्यम से। बच्चों को, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, लड़कियां होती है तो वो अपने माँ की भूमिका की नकल करती है, स्कूल जाती है तो वो टीचर की नकल करती है, कभी उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो डॉक्टर बन करके नकल करती है, सुई लगाती है, दवाई देती है, वैसे ही डांटती है। ये सब तरीके क्या है, नकल। तो समाज को सीखना या किसी भी प्रकार से भूमिकाओं को सीखने में एक जो तरीका इस्तेमाल होता है वो होता है नकल या इमिटेशन। दूसरा हम कहते हैं सजेशन या सुझाव। जब भी कोई व्यक्ति को कोई गलती करता है या ऐसा आचरण करता है जो कि समाज के अनुकूल नहीं है, तो जो भी अन्य है या समाज है, या अन्य के रूप में हम कह सकते हैं कि जो छोटा बच्चा, उसका तो अन्य कौन है, सबसे पहले परिवार या शिक्षक या मित्र या पड़ोसी। तो जो भी इस तरह की एजेंसीज हैं, ये जो लोग हैं, वो उसको बताते हैं कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और उसको सुझाव देते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये जो करेक्शन और सजेशन है, ये भी एक तरीका है जिससे को किसी को सिखाया जाता है। तीसरी बात हम देखते हैं प्रतियोगिता या कंपटीशन। आप देखेंगे कि हर प्राणी में कमोबेश, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये एक प्रवृत्ति होती है कि वो सबसे अलग नज़र आए, सबसे अच्छा, सबसे आगे रहे। वो अपने आप को, अपना स्व जो उसका विकसित होता है, उसमें ये बात भी होती है कि वो अपना जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को सबसे अलग या सबसे ऊंचा या एक सुपीरियर, श्रेष्ठतम स्तर की ओर ले जाना चाहता है, और ये संभव होता है प्रतियोगिता के माध्यम से। तो जब भी सिखाया जाता है, चाहे वो अनौपचारिक संस्थाओं में हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाओं में हो, बल्कि मैं ये कहूँ कि जो औपचारिक संस्थान हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा हम लेते हैं शैक्षणिक संस्थान, तो उसमें तो जो कुछ भी सीखने की प्रक्रिया है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया है, उसमें प्रतियोगिता का बहुत प्रयोग होता है। हम एक बच्चे की योग्यता का आकलन प्रतियोगिता के माध्यम से ही करते हैं। तो कुछ भी सीखने के लिए, चाहे वो समाज को सीखना हो, चाहे भाषा को सीखना हो, चाहे पुस्तकीय ज्ञान हो, उसके सीखने के लिए प्रतियोगिता एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा तरीका है। तो इस तरह से ये 3 तरीके हम
मान सकते हैं। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, लेकिन साधारणतः सामान्यतः आप देख सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में ये 3 तरीके बहुतायत से इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्व क्या है।